नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। साथियों, एक बार फिर से हम एक नए श्लोक के साथ शुरू करते हैं जो है जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी आप यदि वर्दी की तैयारी करते हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो उसको पाने के लिए आप पूरा जान जी लगा दीजिए और नहीं तो उसे जाने दीजिए, लेकिन जाने नहीं देना है, जान लगा देना है। और इसी कड़ी में आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई और बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश और भारत 4156 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो विश्व की डैश सबसे लंबी सीमा है, पांचवी, तीसरी, चौथी या दूसरी। कौन सबसे बड़ी सीमा है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो सीमा है 4156 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये विश्व का 5वां सबसे लंबा सीमा है। क्या है, विश्व का 5वां सबसे लंबी सीमा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीमा है, यहाँ पर कुछ फिगर है जो बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो है 40,000, यहाँ ये हो जाएगा 4156 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। सीमा की लंबाई है 4156 किलोमीटर। स्थान है भारत और बांग्लादेश और भारत के बीच। ये विश्व में स्थान है तो दुनिया में ये 5वीं सबसे लंबी है। और भारत के राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है उसमें है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। देखिए कौन कौन है। असम, यहाँ पर देखिए ये असम है, उसके बाद त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, उसके बाद असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर ये मिजोरम है, इसके बाद मिजोरम के बाद इधर ये बांग्लादेश है और मेघालय है। और बीच में ये क्या है, ये पीला वाला भाग जो है ये क्या है, ये असम, ये बांग्लादेश है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि डैश को तमिलनाडु का राज्य पशु माना जाता है, एशियाई शेर को, नीलगिरी ताहर को, एक सिंह सी गेंडा को या काली हिरन को। तो तमिलनाडु की अगर राजकीय पशु की बात किया जाए तो तमिलनाडु की राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। कौन है, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राष्ट्रीय क्या है, पशु है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु नीलगिरी ताहर है, जो एक प्रकार के पहाड़ी बकरी है। क्या है, एक प्रकार के पहाड़ी बकरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार से संबंधित तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के राष्ट्रीय पशु बैल है। ये जो आप देख रहे हैं ये बैल का फिगर, ये बिहार का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय फूल गेंदा या कचनार है। ये गेंदा है और ये क्या है, ये कचनार का फूल है। ये दोनों बिहार का राजकीय फूल है। क्या है, ये दोनों बिहार का राजकीय फूल है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम बिहार के राजकीय पक्षी के बारे में तो गौरैया है। ये आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये पक्षी है और ये बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अगर हम बात करते हैं राजकीय फल का तो बिहार का राजकीय फल क्या है, आम है। बिहार का राजकीय फल क्या है, आम है। ये दोनों गेंदा और कचनार बिहार का राजकीय पुष्प है। ये जो ऑक्स एंड बैल का जो छाप है बिहार का राजकीय पशु है। और ये पक्षी जो गौरैया है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा बिहार के राजकीय फल क्या है, बिहार का राजकीय फल आम है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है, पढ़िए इसको और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि केन नदी
निम्नलिखित में से किस जिला से निकलती है? भागलपुर, जबलपुर, छतरपुर या रायसेन? बताइए क्या होगा? केन नदी किस जिला से निकलती है? भागलपुर, जबलपुर, छतरपुर या रायसेन से निकलती है? बताइए। तो अगर हम बात करें तो ये जो है कहाँ से निकलती है? तो इधर ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये केन नदी है, केन नदी है ये। और इसके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें तो इस अगले स्लाइड पर आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिला में है, विंध्याचल के कैमूर पर्वत श्रृंखला में होता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के कटनी जिला, मध्य प्रदेश के कटनी। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। वैसे भी बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहता है तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये कटनी से निकलती है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं, फिर पन्ना में इससे कई धाराएं आ जुड़ती है और अंत में इसका यमुना से संगम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में होता है। यह यमुना से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के बांदा में। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बेतवा मध्य और उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। बेतवा जो है ये एक ऐसी नदी है जो मध्य भारत में बहती है और उत्तरी भारत में बहती है, और यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम के निकट उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यानी रायसेन से निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तरी पूर्वी ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है और ओरछा से बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए कमेंट करके। कहता है कि बंदर कुदनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भोपाल में, भागलपुर नहीं भोपाल है, भोपाल में, सांची में, जबलपुर में या इंदौर में? कहाँ है बंदर कुदनी? तो अगर हम बंदर कुदनी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है बंदर कुदनी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बंदर कुदनी संगमरमर के पहाड़ों के बीच स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के भेरा घाट के पास स्थित है। संगमरमर की चट्टानों के बीच एक ऐसा स्थल है जहां चट्टानें एक दूसरे से के बहुत करीब है, जिससे ऐसा लगता है कि एक बंदर आसानी से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद सकता है। पहले घाटी आकार में संकरी थी, इसलिए बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते थे, जिससे इस जगह का नाम बंदर कुदनी मिला। क्या मिला? बंदर कुदनी मिला। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। और कहता है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? HIV, क्षय रोग, मलेरिया या टाइफाइड? तो इसका सही आंसर होने वाला है क्षय रोग। क्या होने वाला है? क्षय रोग। यानी क्षय रोग को क्या कहा जाता है? श्वेत प्लेग कहा जाता है। अब जरा इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग यानी TB ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर TB की बात करें तो TB यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक जीवाणुजनक रोग है। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। TB को श्वेत प्लेग भी कहा जाता है क्योंकि
इस रोगी से पीड़ित, इस बीमारी से पीड़ित लोगों का रंग पीला पड़ जाता है, जिससे वे श्वेत दिखाई देते हैं। टीबी को तापेरिक, क्षय रोग, यक्ष्मा, उपभोग, श्वेत मृत्यु, महान श्वेत प्लेग, कब्रिस्तान खांसी, राजा की बुराई आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें श्वेत प्लेग के अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे श्वेत प्लेग किसे कहा जाता है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को ही तपेरिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, उपभोग कहते हैं, श्वेत मृत्यु, महान श्वेत प्लेग कहते हैं, कब्रिस्तान की खांसी कहते हैं और राजा की बुराई आदि नामों से जाना जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत में एक राज्य उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फातिमा बीबी। तो अगर हम बात करते हैं राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम या पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो वो है लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। अब लीला सेठ के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है लीला सेठ का है। ये लीला सेठ का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1930 को और इनका मृत्यु हुआ था 5 मई 2017 को। यहाँ पर जो फिगर है वे इनके जयंती दिवस से जुड़ी कुछ बातों से संबंधित थी। और यहाँ पर कहता है कि न्यायमूर्ति लीला सेठ किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश बनी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यानी किसी राज्य के जो पहली उच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश वो भी बनी और इसके बाद ये दिल्ली में गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का भी मतलब पहला महिला उप न्यायाधीश ये बनी। कहता है वे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और ये लंदन बार परीक्षा जो होता है वहाँ जाकर के ये टॉप की थी। कौन? लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और कहता है कि मध्य प्रदेश में पतालकोट घाटी डैश में स्थित है। चिमटीपुर में, पंचमढ़ी में, पेंच में या मंदसौर में। बताइए कहाँ स्थित है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये पतालकोट घाटी का ये फिगर है। और पतालकोट घाटी का एक और नाम है, इसे धरती की नीचे दुनिया कहते हैं। धरती के नीचे का दुनिया भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पतालकोट घाटी छिंदवाड़ा जिला के तामिया तहसील में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में लगभग 3000 फीट की गहराई पर स्थित है। यानी ये किस जिला में है? छिंदवाड़ा जिला में। किस जिला में है? छिंदवाड़ा जिला में। और यहाँ पर देख सकते हैं छिंदवाड़ा जिला नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा जिला का नाम नहीं है। तो चलिए जिला से पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन सा तहसील में है। ये तामिया तहसील में स्थित है। अब चलिए अब कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात तो सही है कि पतालकोट घाटी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला के तामिया
तहसील में स्थित है। यह घाटी विंध्याचल पर्वत से लगभग 3000 मीटर की गहराई पर स्थित है। यह घाटी घोड़े के नाल के आकार की है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पातालकोट में गेंडे और भारिया जनजाति रहते हैं। पातालकोट को धरती के नीचे का सागर का क्या कहा जाता है? संसार कहा जाता है। यानी पातालकोट को धरती के नीचे का क्या कहा जाता है? मतलब इसके दुनिया कहा जाता है, धरती के नीचे का दुनिया इसे कहा जाता है। और इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन जो आने वाला है वो ई हो जाएगा। और ई में क्या होगा इसका? तामिया तहसील। क्या हो जाएगा? तामिया तहसील। तामिया तहसील जो है ये छिंदवा तहसील होगा। तामिया तहसील, तामिया तहसील, और ये छिंदवाड़ा जिला में है। कहाँ है? छिंदवाड़ा जिला में है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? अलीराजपुर, विदिशा, उज्जैन या सीधी? तो इसका सही आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। क्या होने वाला है? अलीराजपुर। यहाँ आप देख सकते हैं अलीराजपुर के स्थला, ये सही उत्तर अलीराजपुर है। और अलीराजपुर की स्थलाकृति मुख्य रूप से पहाड़ी है और यह मुख्य कृषिगत कार्य जैसे कि आम की खेती पर निर्भर करता है। आम के कारोबार की बात करते हैं तो अलीराजपुर में कृषि व्यापार यार्ड सबसे बड़ी है। यानी मैंगो यार्ड क्या है? सबसे बड़ी है। कहाँ? अलीराजपुर में। कहाँ? अलीराजपुर में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और बताइए। प्रश्न कहता है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी के सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो मूसी और भीमा जो है ये कृष्णा नदी के सहायक नदी है। क्या है? कृष्णा नदी के सहायक नदी है। आप इसका डिस्कशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है और मूसी नदी तमिलनाडु में बहने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तमिलनाडु में बहने वाली क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है और हैदराबाद शहर इसके किनारे बसा हुआ है। यानी हैदराबाद शहर किसके किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित और विनियंत्रित किया जाता है, विनियमित किया जाता है? आइरिस के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, प्यूपल के द्वारा, रेटिना के द्वारा? तो इसका सही आंसर होने वाला है प्यूपल। यानी जिसे हम लोग पुतली भी कहते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बीच वाला भाग है ये प्यूपल कहलाता है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाला ये जो भाग है इसे आइरिस कहते हैं। ये जो भाग है ये कॉर्निया कहलाता है। इधर जो है ये वाला भाग क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। यहाँ से कुछ जो नस है, जो कुछ तंत्र है, ये ब्रेन के लिए जाता है, इसे ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है इसे ह्यूमर कहा जाता है। चलिए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बातें लिखी गई है यहाँ पर कि मानव में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली यानी प्यूपल और परितारिका यानी आइरिस द्वारा नियंत्रित और विनियंत्रित किया जाता है। अब परितारिका यानी आइरिस की बात करते हैं तो यह पुतले के चारों ओर यानी पुतली के चारों यानी पीपल के चारों ओर एक रंगीन मांसपेशी वाला क्षेत्र है जो पुतली के आकार को समायोजित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगर पुतली की बात करें तो यह परितारिका के बीच में स्थित एक छिद्र है। क्या है? परितारिका के बीच में स्थित एक छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। इसके बाद जब प्रकाश अधिक होता है तो परितारिका पुतली
को छोटा कर देता है। जब ज़्यादा प्रकाश रहता है तो परितारिका क्या करता है, पुतली के आकार को छोटा कर देता है, और जब प्रकाश कम होता है तो पुतली को बड़ा कर देता है। यानी पुतली को छोटा और बड़ा करने का काम कौन करता है, आइरिस यानी परितारिका करता है। चलिए, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।